नमस्ते बच्चों, मैं लकी आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो आज का अध्याय 8 जो हम पहले से पढ़ना शुरू कर चुके हैं, इसका चौथा भाग आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जंतुओं की चाल। तो बच्चों, अलग अलग जंतु अलग अलग प्रकार से चलते हैं या गति करते हैं। तो आज के इस भाग में हम कुछ महत्वपूर्ण जो चाल हैं, जो अलग अलग जंतुओं की हैं, उनको समझेंगे या उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें बात करनी है केंचुए की। आप में से कुछ बच्चों ने केंचुए को देखा होगा। अक्सर वो खेतों में नज़र आ जाते हैं। कभी कभी बारिश के मौसम में आपको कहीं दूसरे स्थान पर भी वो दिख सकते हैं। केंचुए की जब हम बात करते हैं तो इसके शरीर को देखने पर ऐसा लगता है कि इसका शरीर एक सिरे से दूसरे को सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से मिलकर बना है, कि एक के बाद एक छल्ले को सटाकर रखा गया है और इस प्रकार कई सारे छल्लों से केंचुए का शरीर बना हुआ दिखता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों, इनके शरीर में कोई अस्थियां नहीं होती हैं। इनके शरीर में सिर्फ पेशियां होती हैं, जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। यानी आगे बढ़ने के लिए सहायक कौन है? केंचुए की पेशियां हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पिछले भाग को भूमि में जकड़े रहता है। अपने शरीर के पीछे वाले भाग से वो भूमि को, जमीन को जकड़े रहता है और आगे के भाग को आगे की ओर फैलाता है, जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं। आगे जो चित्र है वहाँ इसको और अच्छे से आप देख पाएंगे बच्चों। ये देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये आगे की ओर बढ़ता है और पीछे जमीन में ये जो हिस्सा है इसको अच्छे से सटा करके रखता है। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है और समझते हैं। इसके बाद वह आगे के भाग से भूमि को पकड़ता है और पिछले भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात शरीर को संकुचित करता है और पिछले भाग को आगे की ओर खींचता है। यदि आपने केंचुए को वास्तव में चलते हुए देखा है तो यह बात आपको बहुत आसानी से उसकी चाल में, उसकी गति में दिखाई दे जाती है कि वो किस प्रकार एक हिस्से को भूमि से जड़ाकर रखता है और फिर अगले हिस्से को वो आगे बढ़ाता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ पाता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए ही केंचुआ मिट्टी पर आगे की ओर बढ़ता है। अपने शरीर के हिस्से को जमीन से टिकाने के लिए इसके शरीर में विशेष प्रकार के, हम कहें, बाल होते हैं। वास्तव में बाल जैसी आकृतियां हैं जिनको शूक कहा जाता है और ये शूक ही पेशियों से जुड़े होते हैं और मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। आप अगर गौर से एक केंचुए को देखेंगे तो ये सारी बात आपको बहुत आसानी से दिखने में आएगी बच्चों। अब केंचुए के बाद में हमको घोंगे की बात करनी है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने कभी घोंगा देखा हो या ना देखा हो। घोंगा सामान्य रूप से इतना आसानी से आप लोगों को नहीं दिखता है। अब यहाँ हम चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र में आप घोंगे को देख सकते हैं। तो घोंगे की पीठ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आकृति है, ये जो गोल संरचना है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? कवच कहते हैं। और ये कवच वास्तव में घोंगे का बाह्य कंकाल होती है। इसके शरीर का बाह्य कंकाल होती है ये संरचना, परंतु यह कवच अस्थियों का बना नहीं होता है। ध्यान रखना है कि ये जो कवच है, जो दिखता तो बहुत मजबूत और सख्त है, लेकिन ये अस्थियों से मिलकर नहीं बनता है। यह कवच एकल एकक होता है, यानी पूरा एक ही होता है, अलग अलग अस्थियों से ये नहीं बनता है और घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। तो होता क्या है कि घोंगा जैसे जैसे चलता है, यह कवच उस घोंगे के साथ, क्योंकि उसके ऊपर है, इसलिए यह कवच उसके साथ खिसकता जाता है। आगे चलते हैं बच्चों। घोंगे के बाद अब हमको
तिल चिट्टे की जो चाल है, उसकी जो गति है, उसे समझना है। तिल चिट्टा जिसे सामान्य रूप से हम कॉकरोच कहते हैं, और मुझे पता है आप में से सभी ने कभी ना कभी तिल चिट्टे को, कॉकरोच को अपने घर में या कहीं आसपास जरूर देखा होगा। तिल चिट्टा क्या क्या कर सकता है? यह जमीन पर चलता है, यह दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। तो ये खास है क्योंकि ये सभी चीज़ें कर पाता है। यह दीवार पर भी चढ़ पाता है, यह ज़मीन पर भी चलता है और साथ ही साथ ये उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो इसकी चलने में सहायता करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 2 3, ये 3 जोड़ी पैर हैं इसके, और ये 3 जोड़ी पैर ही वास्तव में चलने में इसकी सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। आप जब तिल चिट्टे को देखते हैं तो आसानी से ये आपको नज़र आ जाता है कि यहाँ ऊपर कुछ कठोर सी संरचना भी है। तो इसका शरीर वास्तव में कठोर कंकाल से ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि घोंगे का जो कवच था उसकी तुलना में यहाँ तिलचिट्टे की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके शरीर का जो बाह्य कंकाल है वो कई सारे एककों की संधियों से मिलकर के बना होता है, जिसके कारण उसमें गति संभव हो पाती है। अब तिलचिट्टे के जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें ये भी है कि इसके वक्ष से 2 जोड़ी पंख भी जुड़े होते हैं। 3 जोड़ी पैर के अलावा इनमें 2 जोड़ी पंख भी होते हैं। आगे के पैर इनके सकरे होते हैं और पीछे के जो पैर हैं वो चौड़े और पतले होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो शुरुआत के पैर हैं ये तुलनात्मक रूप से सकरे हैं, जबकि पीछे के पैर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा चौड़े होते हैं और पतले होते हैं। पैर की पेशियां चलने में सहायता करती हैं और उसी तरीके से जो वक्ष की पेशियां हैं, वक्ष पर भी पेशियां हैं, ये उड़ने के दौरान उसके परों को गति प्रदान करती है और इन्हीं संरचनाओं के कारण यह चलता भी है और उड़ता भी है। इसके बाद में तिलचिट्टे के बाद में बच्चों हमें पक्षियों की जो गति है, इनकी जो चाल है, इसे समझना है। पक्षी हवा में उड़ते हैं और ज़मीन पर चलते हैं। ये दोनों कार्य पक्षी करते हैं, हम जानते हैं इस बात को। बतख और हंस जैसे कुछ पक्षी होते हैं जो कि जल में तैरते भी हैं। तो यहाँ भी विविधता है कि पक्षी चल भी पाते हैं, उड़ भी पाते हैं और कुछ पक्षी तैरने में भी सक्षम होते हैं। पक्षियों का शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। वास्तव में उनके शरीर में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनके कारण वे आसानी से उड़ पाते हैं। यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं तो ये एक पक्षी का कंकाल है। इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो पक्षी होते हैं उनकी अस्थियों के मध्य कुछ वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं और इस कारण उनकी अस्थियां हल्की लेकिन मजबूत प्रकार की होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो अस्थियों का ढांचा है पक्षी का, ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है, काफ़ी हल्का होता है। इनकी अस्थियां भी काफ़ी हल्की होती हैं ताकि ये आसानी से उड़ पाएं। पक्षियों के बारे में हम आगे और चर्चा करते हैं। तो पश्च पैरों की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। ये जो पिछले वाले पैर हैं, इनकी ये अस्थियां जो हैं वो चलने के लिए और बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं, यानी इनके द्वारा पक्षी आसानी से चल पाते हैं, बैठ पाते हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं, यानी आगे के पैर की जो अस्थियां हैं उन्हीं का रूपांतरण हमें पंखों के रूप में देखने को मिलता है। कंधे की अस्थियां काफ़ी मजबूत होती हैं। आप ध्यान रखेंगे कि पक्षी को उड़ने के दौरान जोर लगाना पड़ता है और इस कारण से उसके कंधे की अस्थियां बहुत मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित
होती हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे बच्चों कि वक्ष की जो अस्थियां होती हैं वो उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखती हैं। कुछ पेशियां जो उड़ने में सहायक होती हैं उनको ये अस्थियां अच्छे से जकड़े रखती हैं और ये रूपांतरित हो जाती हैं और इसी कारण पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। यानी रूपांतरण के कारण ही ये उड़ने में सहायता कर पाती हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अगला जो जंतु हमें देखना है, जिसकी चाल हमें समझनी है, वो है मछली। तो मछली आपने जरूर देखी होगी, चित्र देखे होंगे मछली के। अब मछली का जो शरीर है वो थोड़ा सा अलग होता है बच्चों। तो यहाँ क्या अलग है, तो मछली का सिर और पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले होते हैं। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तुलनात्मक रूप से पतले और नुकीले होते हैं। और शरीर की ऐसी आकृति क्या कहलाती है, धारा रेखीय कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि मछली की जो आकृति है जिसमें बीच का हिस्सा थोड़ा सा मोटा फूला हुआ है, जबकि सिर का और पूंछ वाला जो हिस्सा है वो तुलनात्मक रूप से पतला है, नुकीला है। ऐसी आकृति को धारा रेखीय कहा जाता है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है। जब जल में ये आगे बढ़ती है तो जल दोनों तरफ निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर पाती है। इसके अलावा मछली का जो कंकाल है वो दृढ़ पेशियों से ढका रहता है और इस कारण जल में सुरक्षित रह पाता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का आगे वाला भाग एक ओर मुड़ जाता है और पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। ये हम आगे चित्र में देख सकते हैं कि जब मछली तैरती है तो इसकी पूंछ जो है वो शरीर की दिशा से विपरीत दिशा की ओर मुड़ जाती है। चित्रानुसार हम देख पा रहे हैं कि मछली शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। ध्यान रखना है कि जिस दिशा में शरीर मुड़ता है उसके विपरीत दिशा में मछली की पूंछ मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। तो पूंछ पर यहाँ जो पंख हैं ये वास्तव में मछली के इस कार्य में यानी आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने और दिशा का निर्धारण करने में सहायता करते हैं। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि मछली के शरीर में पंख बहुत महत्व रखते हैं। गोताखोर अपने पैरों से इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र पहनते हैं। आपने अगर गोताखोरों की कोई भी फोटो देखी हो या किसी टीवी में या किसी दौरान आपने गोताखोरों को देखा हो तो आप देख सकते हैं कि उनके पैरों में इस तरीके के जो मछली के पूंछ के पंख हैं इस तरीके के पंख वो लगाते हैं और उन्हें अरित्र कहते हैं। और ये अरित्र उन्हें जल में तैरने में काफ़ी सहायक होते हैं। और मछली के बाद बच्चों हमको सर्प की जो चाल है, जो गति है, उसे देखना है। यदि आप सर्प को, सांप को कभी भी चलते हुए देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर्प हमेशा इस तरीके से घूम घूम करके चलता है। आप सर्प को सीधा चलता हुआ नहीं पाते हैं। और यही हमें सीखना है, यही हमें जानना है कि सर्प ऐसे किस प्रकार से चल पाता है। तो सर्प का मेरुदंड काफ़ी लंबा होता है और शरीर की पेशियां क्षीण तथा असंख्य होती है। शरीर में जो पेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन काफ़ी क्षीण होती हैं। ये परस्पर जुड़ी होती हैं चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। इसके अलावा पेशियां मेरुदंड, पसलियों और त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। जो इनकी पेशियां हैं ये इनके मेरुदंड को, पसलियों को, त्वचा को, सबको एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। ये जो मोड़ है बच्चों, इसी को हमने वलय का नाम दिया है। तो जो सर्प है इसका शरीर कई वलय में मुड़ा होता है। सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर
धकेलता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो हर वलय है ये उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है और इसी कारण सर्प बहुत तेज गति से चलता है, लेकिन यह सरल रेखा में नहीं चलता है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे इस बात को कि सांप या सर्प कभी भी सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में नहीं चलता है, क्योंकि इसके चलने का जो मुख्य आधार है, जो मुख्य कारण है, वो इसके शरीर में जो वलय बनते हैं वो ही होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने अलग अलग जंतुओं की चाल को समझा है। हमने केंचुए के बारे में जाना, थोड़ी बात हमने घोंघे की भी की, उसके अलावा तिलचट्टा, मछली और सर्प और पक्षियों की जो चाल हैं वो सभी में क्या महत्वपूर्ण है, ये सब कैसे चल पाते हैं, ये सारी चर्चा हमने आज की कक्षा में की है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।